दोस्तों नमस्कार। जब से न्यूज़ क्लिक के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई है, तब से पॉलिटिकल सर्कल्स में और मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया में भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों, जब बात ईडी की रेड की होती है तो ये मान के चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें पैसे का लेन देन और खासकर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल होगा। अदरवाइज ईडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। आज हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। आफ्टर ऑल न्यूज़ क्लिक के ऊपर लगातार इस तरह से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी नज़र क्यों है, इसके पीछे खिलाड़ी कौन है, इसको भी समझना ज़रूरी होगा। और जब बात आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जैसा बहुत लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह से अगर रेड करते हैं तो वो उचित नहीं है, ये भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन है। क्या वास्तव में वायलेशन है? अगर दूसरे किसी देश में यही घटना होती तो क्या वहां पे भी रेड होती या नहीं, उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक यूरोप का उदाहरण लेंगे, जहां पे हम हमेशा ये कहते हैं कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की चैंपियनशिप होती है, वहां पे लोग पूर्ण आज़ादी से रहते हैं, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्या ऐसा है? वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। और उसके बाद जितने भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं उनके लिए क्या मैसेज है, उनको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, ताकि वो इस तरह की मुसीबत में ना पड़े। दोस्तों, इन चारों बातों पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि मुद्दा सेंसिटिव है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, न्यूज़ क्लिक का जो मामला है उसमें करीब 28 करोड़ रुपए के घपले की बात सामने आ रही है, और वो भी 3 साल के अंदर। 2018 से लेकर 2021 के बीच में न्यूज़ क्लिक को विदेश से करीब 28 करोड़ रुपए मिले। अब वो किस बात के मिले, इसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ लिंक के जो प्रमोटर हैं प्रबीर पुरकायस्थ, वो कौन है। वो काफी समय तक साइंस के बारे में लिखते रहे, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखते रहे, अपने विचार व्यक्त करते रहे, अच्छी बात थी। लेकिन फिर उन्होंने एक संस्था बनाई और जिसमें उनके जो पार्टनर थे वो थे गौतम नवलखा। आपको नाम ध्यान आ गया होगा। भीमा कोरेगांव ब्लास्ट केस के अंदर इनका नाम था, अर्बन नक्सल के नाम से जाने जाते हैं, जेल में हैं। और अब सामने ये भी आ रहा है इनके हिजबुल और आईएसआई से भी कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। तो प्रबीर और उनके बिजनेस पार्टनर अगर भारत के दुश्मन और आतंकवादियों के साथ संबंध रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज की निगाह जरूर होगी। दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी, गौतम नवलखा और प्रबीर ने, और उस कंपनी का नाम था स्टार्टकस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। अब स्टार्टकस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, इसका काम था सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट करना। और जब इनसे ये पूछा गया कि 28 करोड़ रुपए कहां से आए, तो इनका ये कहना था कि हम लोग एक्सपोर्ट बिजनेस करते थे चाइना के साथ और वहां से पैसा आता था। अब किस चीज का एक्सपोर्ट बिजनेस था, ये डिटेल में जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इन्होंने जो एक पोर्टल था, चाइनीज गवर्नमेंट ने, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको कहा था, पोर्टल का नाम था पीपल डिस्पैच पोर्टल, आप उस पे वीडियो बना बना के डालिए। अब वो वीडियो किस लिए थे? उसमें वीडियो थे कि चाइना की इमेज अफ्रीका में कैसे सुधारी जाए, चाइना के बारे में तारीफ करना, चाइना के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अफ्रीका में पहुंचाना, ये उस पोर्टल का काम था। क्योंकि जब से ये श्रीलंका का एपिसोड हुआ है चाइना का,
और पाकिस्तान की हालत खराब हुई है। पूरी दुनिया में लोगों को ये लगने लगा है कि चाइना के साथ डील करना खतरनाक है और आप उसके गुलाम बन जाओगे अगर आप चाइना की पॉलिसी के हिसाब से चले, क्योंकि चाइना ने बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को लोन दिया है, वहां पे भी काफी गहमा गहमी है। इसको लेके अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर काफी पॉलिटिकल तनाव रहता है और इसीलिए चाइना चाहता था कि उसकी इमेज सुधरे। दूसरा, चाइना के बारे में भारत में क्या इमेज है हम सबको पता है, तो चाइना ये भी चाहता था कि चाइना की इमेज भारत की जनता में भी सुधरे। इस दो काम के लिए पोर्टल पे उनको ये कहा गया था वीडियो बना बना के डालें ताकि चाइना की इमेज सुधरे। जब ये काम हो रहा था तो चाइना के लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन पैसा आ रहा था अमेरिका से। अब जब ऐसा होता है तो दोबारा सिक्योरिटी एजेंसीज के कान खड़े हो जाते हैं कि जो बायर ऑफ सर्विसेज है, जो सर्विसेज खरीद रहा है, वो पेमेंट क्यों नहीं कर रहा। ये नई एजेंसीज कौन सी हैं जो पेमेंट कर रही हैं। और इंटरेस्टिंगली जो पेमेंट कर रहे थे उनमें 27.5 करोड़ रुपए आए जस्टिस एंड एजुकेशन फंड की, जो एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन थी उसके नाम। वहां से इनको फंड मिला। करीब 27 लाख रुपए GSPAN LLC, वो भी यूएस की ऑर्गेनाइजेशन थी। ट्राई कॉन्टिनेंटल एक और यूएस की कंपनी थी, वहां से इनको पेमेंट मिला। और एक सेंटर पॉपुलर ब्राजील की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, करीब 2-3 लाख रुपए इनको वहां से मिले। लेकिन जब उनकी डिटेल में जांच की गई तो पता लगा कि जो न्यूज क्लिक के संस्थापक हैं प्रबीर पुरकास्था, वो लगातार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कांटेक्ट में है वाया ईमेल, और इंस्ट्रक्शंस आते थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से और पेमेंट आता था अमेरिका से। अब ये अमेरिका में खलनायक कौन था, इसको भी समझना जरूरी है। ये वो आदमी था जो अपने आप को सिंघम बोलता है और अमेरिका में रहता है, लेकिन काम करता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। ये बात हमें समझनी होगी कि इस तरह के प्यादे इस अंतर्राष्ट्रीय खेल में हमेशा सामने आते रहते हैं। एक और जो चौंकाने वाली बात सामने आई दोस्तों, वो ये थी कि जब ये कंपनी बनाई प्रवीर ने, ये कंपनी कोई बहुत पुरानी नहीं थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी, टेक्निकली एक स्टार्टअप था, और जो सिर्फ न्यूज पोर्टल पे न्यूज अपलोड करने का काम करने का इन्होंने शुरू किया था, इसको एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग LLC, इस कंपनी में इक्विटी खरीदती है। 10 रुपए का शेयर एक लॉस मेकिंग कंपनी का, वो कंपनी 11,500 रुपए के करीब उस शेयर को खरीदती है। अब ये जो खेल हुआ है ये अपने आप में बड़ा विचित्र है कि इतना बड़ा खेल जो हो गया, 10 रुपए का शेयर 11,500 में, इसके पीछे क्या आधार था, क्या वैल्यूएशन था। इनका ये कहना है कि प्रोफेशनल से इनको एडवाइस किया था कि आपकी कंपनी की कीमत इतनी है और इसीलिए हमने ये सौदा किया। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनालॉजी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अडानी की प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज का शेयर अगर 1,000, 2,000 या 3,000 रुपए में ट्रेड करता है तो उसको लेके पूरा विपक्ष और पूरा मीडिया हंगामा करने लगता है कि किस तरह से अडानी का शेयर इतने दाम पे ट्रेड हो रहा है, जबकि पी रेशो उनका इतना नहीं है। लेकिन एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप कंपनी का शेयर 11,500 रुपए में बिकता है, लेकिन उस पर ना विपक्ष बोलता है और ना मीडिया आवाज उठाता है। कारण उसका बहुत सिंपल है। जब इनके अकाउंट्स की डिटेल देखी गई तो इनके यहां से कम्युनिस्ट पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल आदमी ऑपरेट करता था, उसको भी न्यूज क्लिक से पैसा जाता था। यहां तक कि न्यूज क्लिक ने अपने एक प्लम्बर को जो 9वीं पास था, इलेक्ट्रीशियन, उसको करीब 1,55,00,000 रुपए की पेमेंट करी और ये आज तक पता नहीं लग पाया कि किस बात की पेमेंट की गई। गौतम नौलखा को भी पेमेंट यहीं से ही जाता था, जो आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित पाए गए। तो स्थिति यह है दोस्तों कि जो न्यूज क्लिक है, जितना उसकी खुदाई हम करें उतना अंदर से कई गड़े मुर्दे निकलेंगे।
और यही कारण है कि जो पत्रकार जिनकी नौकरी चली गई थी वो, और जो मोदी के खिलाफ थे या बीजेपी के खिलाफ थे या आरएसएस के खिलाफ खुल के लिखते थे, उन सब को न्यूज़ क्लिक की तरफ से एंगेज कर लिया जाता था और उनको अच्छी खासी पेमेंट दी जाती थी वीडियोस बना के डालने के लिए या स्क्रिप्ट लिख के देने के लिए। तो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था मीडिया के नाम पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हमें समझनी होगी कि जब हम इस सोशल मीडिया की बात करते हैं तो चाइना भी इस बात को जानता है और अमेरिका भी इस बात को जानता है कि सोशल मीडिया का मिसयूज हो सकता है। ट्रंप के इलेक्शन के समय में ये बात उठी थी कि किसी तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज करके वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया गया, और चाइना तो इसको बहुत पहले से जानता था। चाइना को ये पता था कि सोशल मीडिया अगर अलाउ किया गया, और खासकर वो सोशल मीडिया जो वेस्टर्न ओरिएंटेड है, जिनके सर्वर चाइना में नहीं है, अमेरिका या यूरोप में है या ऑस्ट्रेलिया में है, वो लोग चाइना में जनता को भड़काएंगे सरकार के खिलाफ और यहाँ अराजकता फैलाएंगे। इसीलिए चाइना ने कभी भी वेस्टर्न सोशल मीडिया को अलाउ नहीं किया। अगर आप चाइना गए हो तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे ना गूगल चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना वहाँ पे ट्विटर चलता है। किसी भी तरह का वेस्टर्न सोशल मीडिया वहाँ नहीं चलता है। इसीलिए उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाया, अपने सर्च इंजन बनाए, और उस हिसाब से चाइनीज पॉपुलेशन को उन्होंने सोशल मीडिया का और इंटरनेट का एक्सेस दिया। तो सोशल मीडिया के घातक परिणाम की जानकारी चाइना को थी, इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत में और बाकी देशों में अपने हितों को साधने के लिए किया, और प्रबीर जैसे लोग उनके लिए एक कठपुतली का काम करते आसानी से मिल जाते हैं। अब जो प्लेयर्स की हमने बात करी, जैसा मैंने कहा कि इसमें अमेरिकन कंपनियां भी थी जो बाद में बंद हो गई। शेयर खरीदा उस कंपनी ने प्रबीर की कंपनी का, और उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई। इंटरेस्टिंग इक्वेशन। दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रोल और भारत के कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी पत्रकारों का रोल, जिन्होंने न्यूज़ क्लिक बनाया और न्यूज़ क्लिक के लिए काम किया। अब रही बात कि दोस्तों, क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कुठाराघात है जो भारत सरकार ने किया? इसको भी समझना जरूरी है कि क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कुठाराघात है, तो दुनिया की बाकी देशों में क्या होता है? मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके आया हूं यूरोप का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे कि यूरोप का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कानून क्या बोलता है। वहां पे जो कहा जाता है, मैं उसको वर्बेटिम पढ़ के सुनाता हूं और फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। Article 10 protects your right to hold your own opinion and to express them freely without government interference. This includes the right to express your views aloud. आप जोर से बोल सकते हैं, for example through public protest and demonstration, or through published articles, books and leaflet, television or radio, work of arts, internet and social media. आप कोई भी माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, जनता की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, और सरकार उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। द लॉ ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रीडम टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल, फॉर एग्जाम्पल बीइंग पार्ट ऑफ एन ऑडियंस और रीडिंग ए मैगजीन। हम दूसरों से भी जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। ये है यूरोप का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यूरोप में? जी हैं, और बहुत गंभीर रिस्ट्रिक्शन है। और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, अब मैं आपके सामने पढ़ता हूं। Although you have freedom of expression, you also have a duty to behave responsibly and to respect other people's right. बहुत क्लियरली कानून में लिखा गया है कि आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो वो केयरलेसनेस के लिए नहीं है, वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए नहीं है। आपको एक्स्ट्रा केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दूसरों के हितों का भी ध्यान रख रहे हैं। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब नहीं कि आप दूसरों को डिफेम करना शुरू कर दें। ये नहीं कि आप उल्टे सीधे कुछ भी बोलने लग जाएं, समाज में अराजकता फैलाएं। ये अलाउ नहीं है। तो किन बात का रिस्ट्रिक्शंस है? Public authorities may restrict this right if they can show that their action is lawful, necessary and proportionate
इन ऑर्डर टू, मतलब अधिकारी वहां पे अंकुश लगा सकते हैं आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जरूरत के हिसाब से, अगर उनको लगता है कि ये जरूरी है टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पब्लिक सेफ्टी। मिजोरम में पब्लिक सेफ्टी के लिए, नूह में पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल इंटीग्रिटी के लिए अगर इंटरनेट बैन किया गया तो वो गलत नहीं था। बहुत से लोग पहुंचने लग गए कि साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो फंडामेंटल राइट है बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, पूरा फ्रीडम नहीं है। प्रिवेंट डिसऑर्डर और क्राइम, जैसा हमने देखा कि जब भी दंगे होते हैं सरकार इंटरनेट पे पाबंदी लगाती है टू प्रोटेक्ट हेल्थ और मोरल। अगर कहीं इस तरह की बातें होती हैं तो उस पर भी कंट्रोल किया जाता है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड रेपुटेशन ऑफ अदर पीपल, मानहानि कर आपको आज़ादी नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। प्रिवेंट द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बड़े लोगों के आपत्तिजनक वीडियो जब सोशल मीडिया पे आए तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और उस आपत्तिजनक सामग्री को हटवाने के लिए ऑर्डर पास कराए गए। ये भी रिस्ट्रिक्शन था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, लेकिन ये परमिटेड था। मेंटेन द अथॉरिटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस, अगर जजेस किसी बात को लेके प्रभावित होते हैं तो उस पर भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और थोड़े समय पहले आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस ने और बाकी जजेस ने ये कहा था कि सोशल मीडिया पे कुछ कानून होने चाहिए, क्योंकि ट्रायल बाय मीडिया एक काफ़ी खतरनाक ट्रेंड ले रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पे भी कोई कानून बने। An authority may be allowed to restrict your freedom of expression if, for example, you express views that encourage racial or religious hatred. जैसे नूह में हुआ, बाकी जगह हुआ, लेकिन जब सनातन के ऊपर हमला हुआ कि इरेडिकेट सनातन को लेकर डीएमके के मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, तब सोशल मीडिया से उस स्टेटमेंट को नहीं हटाया गया। क्या ये हटाना चाहिए था? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। However, the relevant public authority must show that restriction is proportionate. In other words, it is appropriate and not more than necessary to address the issue concerned. इसका मतलब ये है कि जितनी जरूरत होगी हम उतना प्रतिबंध लगाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन परमिटेबल है, अलाउड है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना होगा। तो जब ये कानून है तो फिर न्यूज़ क्लिक जैसी संस्थाओं और बाकी यूट्यूबर्स के लिए क्या मैसेज है? दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत बड़ा एक चलन हो चुका है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में इसको लेके लोग बहुत परेशान हैं। इसको लेके एक पूरी चर्चा हो रही है कि कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए। और आपको मैं बता दूं कि यूनेस्को ने इस पे एक बहुत सीरियस स्टैंड लिया है, और फेक न्यूज़ और करेक्ट न्यूज़ के बीच में डिफरेंस क्या है, इस पे भी चर्चा होनी ज़रूरी है। देखिए, करेक्ट न्यूज़ वो होती है या प्रॉपर न्यूज़ वो होती है जो आपके पास वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन होती है फॉर पब्लिक कंजम्पशन, ताकि लोगों को उसका मतलब समझ में आए, लोगों के इंटरेस्ट की हो, लेकिन वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स मनगढ़ंत स्टोरीज बना के यूट्यूब पे डालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज कनाडा में आतंकवादी की हत्या होती है तो लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया, रॉ ने ठोक दिया। आपके पास क्या प्रूफ है? आज तक कैनेडियन सरकार प्रूफ नहीं ढूंढ पाई, हमारे यूट्यूबर प्रूफ कहां से ले आए? अननेसेसरी भारत सरकार को एम्बेरेसिंग सिचुएशन में डालने की क्या जरूरत थी? इसी तरह से बहुत सारी मनगढ़ंत स्टोरीज बगैर तथ्यों को जाने यूट्यूबर्स अपनी तरफ से लिखना बोलना शुरू कर देते हैं। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा होता है, हमारे यहाँ पे कंक्लूजन शुरू हो जाते हैं। शायद ये एक टीआरपी का ट्रेंड हो या एक सेंसेशन फैला के मीडिया अटेंशन या ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने का ट्रेंड। ये दोनों ही गलत है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन अपने आप में क्राइम है, इस पे कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए जितने भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं,
जो लोग यूट्यूब बनाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपेक्षा है कि वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई की जा सके आपके खिलाफ। तब आपके पास बचाव का शायद कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि आपके अपने वीडियो आपके खिलाफ गवाही देंगे। तो मेरा निवेदन है कि जब भी आप कोई सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन डालें, पोस्ट डालें, प्रॉपर रिसर्च करें। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी। आपको भी अच्छा लगेगा, आपके व्यूअर्स को भी, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या न्यूज़ क्लिक जैसी संस्थाओं के ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लेवरेज या जो उनके अधिकार हैं वो पूरे होने चाहिए, या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या चाहते हैं हम सोशल मीडिया में कि किस तरह से डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाए? आपके क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो को आप शेयर करिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।